जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए एग्ज़ाम का एनालिसिस। आज है साथी 2 जुलाई और आपको पहले ही अवगत करा दिया जाए कि साथी 2 जुलाई को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। याद रखना है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, परंतु जो एग्ज़ाम बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं 2 जुलाई के लिए उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हालांकि एग्ज़ाम नहीं था, फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे सीआरपीएफ ने पूछे हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि सीआरपीएफ आपसे क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस तरह से कुछ क्वेश्चन आने वाले दिनों में एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है आप लोग जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के हों खिलौने तो उन्हें उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। कहने का मतलब है साथी, आप यदि दुनिया में आए हैं और किसी चीज़ जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपको क्या करना है, आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। आपको तैयारी करनी है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यदि आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको निरंतर जरूर ना एक दिन परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के हों खिलौने तो उन्हें उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। साथ ही कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत है ये कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। साथ ही ये विश्व की इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। कैसी? विश्व में सबसे जो वित्तीय समावेशन की योजनाएं होती हैं उनमें से सबसे बड़ी योजना है। साथ ही इसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। क्या खोले गए थे? जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं आपके, ठीक है, ये खोले गए थे विभिन्न बैंकों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसे नाम दिया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। ठीक है, याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। जबकि इस घोषणा की शुरुआत की बात की जाए तो साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा कर दी थी। क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी कि हम प्रधानमंत्री जनधन योजना लाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत यानी कि शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, शुभारंभ इसका 28 अगस्त 2014 को हुआ था। तो इसकी डेट मानी जाती है 28 अगस्त 2014, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत क्या हुआ था? जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न कह रहा है MTNL नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी। बात करेंगे MTNL नेटवर्क के बारे में। साथ ही ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था। तो बात करेंगे MTNL नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले तो याद रखना है, इसका पूर्ण रूप होता है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। क्या होता है? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसका मुख्य जो फुल फॉर्म होती है वो होती है MTNL की। ठीक है, याद रखना है। और बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में तो भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1 अप्रैल 1986 को भारत सरकार के द्वारा, याद रखना है, इसकी स्थापना की गई थी। सर इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो मुंबई में हुई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ पर स्थापना हुई थी सर, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था, यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, यानी कि जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई, ये सारे के सारे जो महानगर हैं, इनमें जो दूर संचार यानी कि जो दूर संचार है, टेलीकॉम की सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसके प्रमुख उद्देश्य की बात हमने की। इसका प्रमुख उद्देश्य शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई में दूर संचार की सेवाओं में गुणवत्ता का सुधार करना, दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि MTNL का विलय हो चुका है। ये जो आपका MTNL है इसका हाल ही में विलय हो चुका है। सर किसके साथ विलय हुआ है? तो आपको याद रखना है BSNL के साथ। किसके साथ? इसका BSNL के साथ विलय हुआ है। और सर हुआ कब है? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है
इसका जो विलय है वो आपका 15 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसका 15 सितंबर सन 2000 में विलय हो जाता है बीएसएनएल के साथ। किसके साथ? जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, इसका विलय हो जाता है, इसको याद रखेंगे। और एमटीएनएल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बात करेंगे मटकी नृत्य के बारे में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नृत्य है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो खाना बदोश जनजातियाँ हैं, यानी कि जो जनजातियाँ हैं जो जंगलों में भटकती रहती हैं, उनके द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि ये एक छोटा घड़ा होता है। क्या होता है? जो पानी पीने वाला घड़ा होता है वो एक छोटा घड़ा होता है। इसको हाथ में लेकर के ये जनजातियाँ क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं, यानी कि अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करती हैं, जिसके तहत मटकी नृत्य मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यह मध्य भारत में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, यानी कि जो भारत का हृदय है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य भारत का ये क्या है? लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, जिसे हम मटकी नृत्य के रूप में जानते हैं। और इसका राज्य हो जाएगा एमपी। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीआरपीएफ एग्जाम में। ठीक है, तो बात करेंगे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के बारे में। तो ये पुस्तक लिखी है साथी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अबुल कलाम आज़ाद की एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है। क्या है? इनकी एक आत्मकथा है। ठीक है, याद रखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम की आत्मकथा है। और इसके लेखक ही कौन हो जाएंगे? मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, इनके दृष्टिकोण में क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। जब जिस प्रकार भारत का विभाजन हो रहा था उस समय इन्होंने सोचा था कि इंडिया एक संयुक्त राष्ट्र होगा, यानी कि संयुक्त रूप से पाकिस्तान जो था और वर्तमान में देखा जाए बांग्लादेश, इसको पूरा का पूरा इन्होंने सोचा था। ठीक है, लेकिन बाद में विभाजन हो जाता है। इसका कारण इसमें लिखा गया है, किस कारण विभाजन हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद याद रखेंगे, जो जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार में आप पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? आप पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी के साथ साथ इनको मानव संसाधन एवं विकास मंत्री भी बनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नील नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? क्या कह रहा है? नील नदी का जो उद्गम है साथी वो किस स्थान से होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। बात करेंगे साथी नील नदी के उद्गम के बारे में। तो याद रखना है, नील नदी जो है साथी ये आपकी संसार की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी एक झील पाई जाती है, विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। इसी से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल से होते हुए ये क्या करती है? भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो नील नदी के बारे में आपको याद रखना है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से? विक्टोरिया झील से। हालांकि इसके बारे में और भी जानकारी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है, जो नील नदी है वर्तमान में जिसका स्वरूप जाना जाता है नील नदी को, ये व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर के बनती है। ठीक है, व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, जबकि ब्लू नील इथियोपिया के पठार से निकलती है। ठीक है, और जब ये दोनों नदियाँ आपस में खार्तूम नामक स्थान पर मिल जाती हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील, इसी के साथ ये नील नदी का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको हम मानचित्र के माध्यम से जानेंगे। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ये रहा इथियोपिया का पठार। ठीक है, ये आपकी नीली नील है। कौन सी? नीली नील, जिसे हम ब्लू नील के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ से ये जो आपकी विक्टोरिया झील है, ये युगांडा से आपकी होते हुए यहाँ पर आती है श्वेत नील। ठीक है, और ये दोनों की दोनों नील कौन? खार्तूम नामक स्थान, जो कि सूडान की राजधानी है, आपको याद रखना है, खार्तूम नामक स्थान पर मिलती हैं। इसी के साथ साथ ये कहाँ पर जाती हैं? इस तरह से होते हुए सारा मरुस्थल के पूर्व भाग से कहाँ पर मिल जाती हैं? आपके भूमध्य सागर में मिल जाती हैं। लेकिन इसको एक बात और याद रखनी है, इसी नदी पर मिस्र में आसवान बांध बना है। कौन सा? आसवान बांध। ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हमने देखा इथियोपिया के पठार से आपकी निकलती है नीली नील, जबकि आपकी विक्टोरिया झील से श्वेत नील यानी कि व्हाइट नील निकलती है, और खार्तूम नामक स्थान पर ये नील नदी का निर्माण करती हैं। और मिस्र में इस नदी पर क्या बना है? आसवान बांध बना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? क्या कह रहा है साथी? आपसे कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता है इसका प्रमुख बंदरगाह कौन था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसके बारे में। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी। तो जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है उसका नाम है लोथल। क्या नाम है साथी? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, या फिर इसको कह सकते हैं पत्तन नगर। ठीक है, ये क्या है? आपका लोथल हो जाएगा। जब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, मूल निवासी थे, यहाँ पर सिंधु नदी के माध्यम से व्यापार किया करते थे। क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। और लोथल बंदरगाह के माध्यम से ये मध्य एशिया से व्यापार करते थे। ठीक है, जब मध्य एशिया के व्यापारी यहाँ पर आते थे सिंधु सभ्यता में, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और उस समय मिस्र की सभ्यता हुआ करती थी, इनके जो व्यापारी यहाँ पर आते थे वो आपकी लोथल बंदरगाह पर आकर रुकते थे और सामान का जो आदान प्रदान होता था उस समय, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है, उन्होंने
जो इतिहासकार हुए उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो लोथल बंदरगाह से जो भारत के व्यापारी थे, सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे, ये यहाँ पर व्यापार किया करते थे विभिन्न सभ्यताओं से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लोथल बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। और सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है। विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1921 में इसकी खोज हुई थी राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती किस राज्य से संबंधित महारानी थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रानी पद्मिनी है या पद्मावती है, ये किस राज्य से संबंधित महारानी थी? तो आपको याद रखना है, रानी पद्मावती के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ये चित्तौड़ के राजा थे, एक रतन सिंह, जिनका नाम था क्या था? रतन सिंह। राजा रतन सेन या फिर रतन सिंह की पत्नी थी, और इन्होंने 1302 से 1303 तक ये क्या रही थी? महारानी रही थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जिस वक्त यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई कर देता है, यानी कि आक्रमण कर देता है, तो इस समय वो क्या करता है? रानी पद्मावती को मांगता है राजा के से, ठीक है। राजा रतन सिंह को बंदी बना करके ले जाता है दिल्ली, लेकिन रानी पद्मिनी अपनी सूझबूझ और वो कुशलता के कारण दिल्ली जाती हैं, वहाँ से रतन सिंह को छुड़वा कर लाती हैं, लेकिन युद्ध के दौरान रतन सिंह मारे जाते हैं। तो फिर रानी जो पद्मावती है वो क्या कर लेती हैं? अग्नि जौहर कर लेती हैं, अग्निकुंड में मर जाती हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये राजपूत रानी थी, इनको याद रखना है। इतिहास के अस्तित्व में इनका बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास लिखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और ऐसी जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो एक ग्रंथ है जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत नामक ग्रंथ, ठीक है। इसकी जानकारी सारी की सारी पद्मावत से मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गांधी जी अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के यही फेवरेट क्वेश्चन है जो आपका टीसीएस एग्जाम करवाता है, तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इनमें याद रखना है गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे, ठीक है। तो याद रखना है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे साथी? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से भारत वापस आ गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस दौरान महात्मा गांधी जी की उम्र 45 वर्ष थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जब गांधी जी आपके अफ्रीका से वापस आए तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो आपको याद रखना है 45 वर्ष उम्र थी, और 9 जनवरी 1915 को क्या आए थे? वे वापस आए थे। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और इसके जहाज की बात की जाए साथी, तो इसके जहाज का नाम था अरबिया जहाज, और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर ये उतरे थे। जो महात्मा गांधी थे राष्ट्रपिता, ये मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इनके जहाज का नाम अरबिया जहाज था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके पश्चात गांधी जी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह किया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह है, ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। इसे किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जब गांधी जी वापस आए तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष आपको क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या मनाते हैं साथी? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं, और इस वर्ष मध्य प्रदेश में मनाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? बात करेंगे अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। साथ ही अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और कहाँ से ली हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। साथ ही इनका प्रावधान जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से? आपको याद रखना है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य क्या है। देखो, इसकी 2 परिभाषाएं आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे पहली परिभाषा है कुछ ऐसे प्रावधान जो तत्कालीन समय में उपस्थित नहीं थे, भविष्य में उनको इसमें शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं कुछ ऐसे प्रावधानों के लिए बनाई गई थी जो उस समय वर्तमान में नहीं हुआ करते थे, जैसे इंटरनेट, साइबर धोखाधड़ी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन दूसरी परिभाषा इस तरह से भी बनती है, ऐसे प्रावधान जिन्हें जो आपकी समवर्ती सूची या राज्य सूची या संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो ऐसे प्रावधान उनको अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। इसकी 2 परिभाषाएं बनती हैं। पहले तो आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में जो प्रावधान नहीं बने हैं वो अवशिष्ट सूची में बनेंगे, ठीक है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये आपकी कनाडा से ली हैं, और ऐसे प्रावधान जो तत्कालीन समय में नहीं थे उनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आर्टिकल की बात की जाए तो इसका अनुच्छेद 248 हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अवशिष्ट सूची नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान किसे भेजा था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने जब गुजरात अभियान अपना किया था तो इसके 2 सेना नायक थे। कौन थे? 2 सेना नायक थे, जिनमें से पहला नाम था उलूग खां, जबकि दूसरा नाम था नुसरत खां। क्या नाम था? दूसरा नाम था नुसरत खां, जबकि पहला नाम उलूग खां था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इनकी एक विशाल सेना थी जिसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? गुजरात को जीत लिया था।
और इसी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बन जाता है कि इसी अभियान के दौरान, जो गुजरात अभियान था, इसी अभियान के दौरान नुसरत खान ने, किसने, नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मलिक काफूर कहाँ से खरीदा गया था, तो गुजरात से खरीदा गया था। गुजरात में एक बाजार लगता है जिसका नाम था केम्बे बाजार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो केम्बे बाजार था, इसी केम्बे बाजार से नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को, किसको, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो याद रखने 1000 दिनार में खरीदा गया था नुसरत खान के द्वारा, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है, और केम्बे बाजार में खरीदा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, बंदी बनाया था या फिर हराया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो शेरशाह सूरी जो था ये सूरवंश का संस्थापक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शेरशाह सूरी ने दोस्तों मुगल शासक जो हुमायूं था, आपका कौन था, हुमायूं था, इसके मध्य शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य 2 युद्ध होते हैं, जिनमें से पहला युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जबकि दूसरा युद्ध 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्धों में क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी है वो जीत जाता है, और जो मुगल शासक था हुमायूं, ये बुरी तरह से हार जाता है और दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, तो जब ये दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, तो इस समय यहाँ पर जो शेरशाह सूरी है सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। कौन से वंश की, सूर्यवंश की। ठीक है, सूर्य वंश नहीं होगा यहाँ पर, सूर्यवंश होगा। ठीक है, जो आपका सूर्यवंश होगा, सूर्यवंश की स्थापना आपका शेरशाह सूरी करेगा, और ये 1540 से लेकर के 1555 तक चलता है। इसके बाद पुनः आपका हुमायूं आक्रमण कर देता है, अंतिम राजा बचे हुए थे सूर्यवंश के, उनको हरा करके एक बार से पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसे हराया था या किसे गुलाम बनाया था, तो याद रखेंगे हुमायूं को बनाया था। ठीक है, हुमायूं भाग गया था इस युद्ध के बाद, दोनों युद्ध लड़े थे, दोनों युद्ध में हुमायूं हारा था और भाग गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बौद्ध स्तूप में हर्मिका से क्या तात्पर्य है। कह रहा है जो बौद्ध स्तूप है साथी, इसमें हर्मिका से क्या तात्पर्य है। तो बात करेंगे, जो बौद्ध स्तूप होते हैं वो ऊपर उठे हुए स्थान होते हैं, उनमें से एक स्थान बनाया जाता है इस तरह से। किस तरह से, इस तरह से स्थान बनाया जाता है, इसे साथी हर्मिका कहते हैं। हर्मिका कहते हैं, या फिर इसी को मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं, या फिर इसी को यष्टि कहते हैं। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे, हर्मिका से तात्पर्य पूछा था, जिसका अर्थ या तो मंडप होगा, या फिर इसी को दूसरे स्थान पर यष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, यष्टि। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा, या फिर इसी में भगवान जो बुद्ध हैं उनके विराजमान होने का स्थान, या फिर ऑप्शन दिया होगा भगवान बुद्ध के बैठने का स्थान, इस तरह से दिया होगा। इसी को कहते हैं बौद्ध स्तूपों में, इसलिए हर्मिका को बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी, और भगवान बुद्ध के बारे में कुछ क्वेश्चन भी याद रखना है आपको जो चर्चा में है। जैसे भगवान बुद्ध के घर त्याग की घटना क्या कहलाई थी, तो ये घटना को याद रखना है, महाविनिष्क्रमण कहलाई थी। क्या, कौन सी, जो घर त्याग की घटना है महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण थी। जबकि जब भगवान बुद्ध घर त्याग के चले गए और ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ गए, तो उस समय वो स्थान एक गया में स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है, संबोधि कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अतिरिक्त जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भगवान बुद्ध ने क्या सोचा, पहला उपदेश देंगे। तो इस समय इन्होंने प्रथम उपदेश दिया कहाँ पर, सारनाथ में। और सारनाथ में यह उपदेश इनका कहलाया था अभिधम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया था, अभिधम्म चक्र प्रवर्तन। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्ग पर पहुँचाया। और जब महात्मा बुद्ध का अंतिम समय आया, यानी कि उनकी मृत्यु हुई, तो इस मृत्यु की जो घटना थी उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। किस नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अति महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सबसे पहले घर त्याग की घटना, महाविनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना, संबोधि, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, अभिधम्म चक्र परिवर्तन, जबकि इनकी मृत्यु की घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। बात करेंगे विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। तो विरूपाक्ष मंदिर मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक में, कहाँ पर, भारत का एक राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक के विजयनगर जिले में हम्पी में स्थित है। कहाँ पर, विजयनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है कर्नाटक का, और इसी का एक हम्पी नामक स्थान पड़ जाता है, वहीं पर आपका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। यह हम्पी के जो स्मारक हैं, इन्हीं स्मारकों का हिस्सा है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये भी याद रखेंगे, जो विरूपाक्ष मंदिर है ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कर्नाटक का एक प्रमुख स्थान है विरूपाक्ष मंदिर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मुगल वंश के शासक किस मूल स्थान से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
तो क्वेश्चन आया कि जो मुगल वंश के शासक हैं वो किस मूल स्थान से संबंधित थे। सबसे पहले बात करेंगे मुगल वंश की स्थापना के बारे में। तो मुगल वंश की सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। तो जो प्रथम मुगल शासक था बाबर, इसके द्वारा की गई थी। तो जहाँ का बाबर होगा वहीं से मुगल के शासक संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है बाबर मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित था, फरगना, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। बाबर जो था वो फरगना नामक स्थान से संबंधित था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। तो इसका जो मुगल वंश के शासक हैं इनका मूल स्थान क्या हो जाएगा, आपका फरगना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था होली का त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। बात करेंगे होली के त्यौहार के बारे में। होली का त्यौहार हिंदू धर्म का एक प्रचलित त्यौहार है, इसको याद रखेंगे। इसका आयोजन मुख्य रूप से मार्च यानी कि जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है, जो फाल्गुन मास होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसी की पूर्णिमा में मार्च माह में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और ये मुख्य रूप से रंग अथवा गुलाल से खेला जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो हिरण्यकश्यप था उनकी बहन थी होलिका, उसी होलिका का वध करने के लिए भगवान ने, जो उनके पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, प्रहलाद, भगवान ने उनका साथ दिया था। और इसी कारण उसी से प्रहलाद खेलते हुए वापस आए थे। उसी जो जब उनकी क्या बोलते हैं उसको, जब हिरण्यकश्यप की बहन वो होलिका जो थी वो प्रहलाद को लेकर के होली में बैठ गई थी जलने के लिए, तो उस समय प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका मर जाती है। जब सुबह होती है तो प्रहलाद उसी जो उनका जो राख का ढेर था उसी से खेलते हुए आते हैं। उसी रूप से मुख्य रूप से अब वर्तमान में वही परंपरा चली आ रही है, जैसे हम रंग और गुलाल के रूप में खेलते हैं, ठीक है। तो होली को याद रखना है आपको किसके द्वारा मनाया जाता है, रंग और गुलाल के रूप में। उसमें ऑप्शन इसी प्रकार से थे, ठीक है। भांग था, भांग के रूप में या रंग गुलाल के रूप में, इस तरह से ऑप्शन दिए थे उसमें। तो आपको याद रखना रंग और गुलाल से खेला जाने वाला त्यौहार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है। बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसका जो आर्टिकल है 124 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जैसे कोई फैसला सुना देता है किसी को, तो उस पर जब निर्णय पर उसको पुनर्विचार करना है, जैसे किसी के पक्ष में फैसला सुनाना था, वो गलत फैसला हो गया, आगे चलकर पता चला कि फैसला गलत है, तो जब उस निर्णय पर पुनर्विचार करेगा तो इसके तहत अनुच्छेद 137 के तहत, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा अपने निर्णय में सुधार करके फैसले को बदल भी सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो प्रावधान है ये अमेरिकी संविधान से हमने लिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है चारू माथुर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बात करेंगे चारू माथुर के बारे में। ये भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय नृतक हैं जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन से, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है। किसको, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है। कौन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। और इसकी प्रमुख नृत्यांगनाओं में झाबेरी बहनों का नाम आता है, ठीक है। झाबेरी बहनों ने जो आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसको नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है असद अली खान। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे साथी उस्ताद असद अली खान के बारे में। उस्ताद असद अली खान की बात की जाए तो साथी ये रुद्रवीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं, रुद्रवीणा बजाते हैं। और आज पूरे भारत में इन्हें रुद्रवीणा वादक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इनके बारे में एक अवार्ड याद रखना है, 2008 में इनको साथी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे, पद्म भूषण से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पद्म भूषण से असद अली खान को सम्मानित किया गया था, जो कि रुद्रवीणा से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपको एक बार से सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस तरह के विभिन्न एनालिसिस पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। कल इसी वक्त मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।